हेलो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ द 9th स्टैंडर्ड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस 1 का पहला चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हम देखेंगे मोशन, इसके बाद में देखेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, उसके बाद में एक्सेलरेशन, उसके साथ में वेलोसिटी के बारे में भी सीखेंगे। और इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और मोशन रिलेटेड इक्वेशंस। ये सारी चीज़ें, दिस इज़ द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस, मतलब ये चैप्टर में हम लोग ये सारी चीज़ें हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। मोशन, वी आर गोइंग टू स्टडी लॉज ऑफ मोशन। लेकिन मोशन मतलब क्या? एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर बताया जाए तो मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसे मोशन कहते हैं। अभी यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले टेक्स्ट बुक में क्या दिया है देखते हैं। तो उन्होंने पूछे कुछ सवाल पूछे हमसे कि ये आगे जो कोई चीज़ें, जो कोई एक्शंस दिख रहे हैं, इसमें मोशन है या नहीं है। जैसे अ फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, अ स्टेशनरी ट्रेन, लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल। तो ऑब्वियसली इसमें हम देख सकते हैं कि 1 और 3, अगर कोई एक बर्ड उड़ रहा है और लीव्स यहाँ से हवा से उड़ रहे हैं तो वो ये दोनों में मोशन है। और स्टेशनरी ट्रेन मतलब रुकी हुई ट्रेन, और एक पत्थर जो हिल के ऊपर ऐसे ही रखा हुआ है, तो इन दोनों में मतलब 2 और 4 में मोशन हम नहीं सेंस कर सकते। आगे क्या दिया है? आगे है वी सी मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स एवरी डे। मतलब हम मोशन तो बहुत बार देखते हैं, लेकिन कुछ मोशन है इसमें से ऐसे होते हैं, कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम देख नहीं पाते पर वो होते हैं। जैसे मोशन ऑफ एयर, जैसे हवा मूव करती है या ब्रीज आती है, जिसे हम लोग ब्रीज कहते हैं। हवा के मोशन को हम लोग जनरली ब्रीज कहते हैं, हवा का झोंका। तो उसमें हम मोशन को देख नहीं पाते, हवा को मूव करते हुए हम देख नहीं पाते, लेकिन इसमें मोशन होता है बाय अदर सेंसेस। जैसे बाय द सेंस ऑफ टच हम लोग उसको फील कर पाते हैं। लेकिन हमारे आजू बाजू में, हमारे आसपास बहुत सारी जगहों पर मूवमेंट होते रहता है। अगर हम खिड़की से बाहर देखें तो कोई एक इंसान चल रहा होगा या कोई एक मोटर कार है वो चल रही होगी, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव करते वक्त हम देख पाएंगे हमारे आसपास में। तो मोशन का डेफिनेशन क्या है? एकदम साइंटिफिक टर्म्स में अगर मोशन को या डिफाइन करने जाएंगे तो मोशन और उसका एकदम अपोजिट टर्म है रेस्ट। तो इन दोनों को हम लोग देखेंगे, इन दोनों चीज़ों का डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मोशन का डेफिनेशन। मोशन मतलब क्या है कि व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एंड व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, then the object is said to be in the state of rest। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मैं किसी एक कमरे में चल रहा हूँ या आप किसी एक कमरे में चल रहे हैं, तो when we will say that you are in a motion, मतलब ये मोशन का मतलब क्या है कि अगर आप चल रहे होते हैं तो आजू बाजू का सराउंडिंग, जैसे आप रूम में चल रहे हैं तो रूम में जो भी बाकी चीज़ें रखी हुई है, all those things are your surrounding। And if you are changing your position with respect to the surrounding, then you are said to be in the motion। मतलब क्या कि जैसे जब हम चलते हैं तो हमारा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग चेंज होते रहता है। जैसे मैं इस कमरे में अगर चल रहा हूँ तो ये कमरे में एक टेबल है, तो अभी मैं टेबल के सामने खड़ा हूँ, मतलब टेबल से मैं बहुत पास में हूँ। मतलब मेरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टेबल है शायद 0 मीटर। मैं आई एम एट अ डिस्टेंस 0 मीटर फ्रॉम द टेबल। टेबल तो वही है। अगर मैं चल के थोड़ा सा आगे जाऊं तो मेरा पोजीशन फ्रॉम द टेबल विल बिकम 1 मीटर। मतलब मेरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टेबल चेंज हो रहा है। तो इस तरह से मोशन को डिफाइन किया जाता है। और रेस्ट मतलब क्या? अगर मैं यहीं पे खड़ा हूँ तो इसका मतलब क्या है? मेरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टेबल इज़ नॉट चेंजिंग। जैसे मैं यहीं पे खड़ा हूँ तो अभी मैं टेबल के अभी मेरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टेबल 0 मीटर है। आफ्टर सम टाइम अगर मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा तो मेरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टेबल 0 मीटर फ्रॉम द टेबल ही होगा। तो इस तरह से मोशन को डिफाइन किया जाता है, मोशन और रेस्ट को डिफाइन किया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया कि मोशन क्या है। अब हम देखेंगे
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अभी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को समझाने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पे एक फोटोग्राफिक एग्जाम्पल दिया हुआ है और वो उस फोटोग्राफिक एग्जाम्पल को समझते हैं। शीतल एंड प्रशांत हाउस, और शीतल और प्रशांत है वो स्कूल के लिए निकले, और उसमें से जो शीतल है, शीतल ने पाथ ए लिया। मतलब क्या किया उसने, शीतल पहले तो गई संगीता के घर पे, विच इज़ 500 मीटर्स फ्रॉम शीतल्स हाउस, शीतल से घर से जो 500 मीटर्स पर है, और वहाँ से बाद में शीतल और संगीता दोनों मिलके स्कूल गए जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में है, एट अ डिस्टेंस 1200 मीटर्स। और जो प्रशांत था, प्रशांत ने डायरेक्टली, मतलब वो तो स्कूल घर से निकला और डायरेक्टली स्ट्रेट पाथ से स्कूल चला गया, विच इज़ 1300 मीटर्स। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, अभी यहाँ पे मोशन तो हो रहा है क्योंकि शीतल, प्रशांत, संगीता ये तीनों हैं वो स्कूल जा रहे हैं, तो सभी अपनी जगह से एक दूसरी जगह पे जा रहे हैं, मतलब वो मूव कर रहे हैं। अभी जब भी मोशन होता है, वेन एवर एनी मोशन टेक्स प्लेस, पहली चीज़ जो होती है वो है डिस्टेंस। जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तब वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हर एक ने, इसमें से हर एक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अभी डिस्टेंस को सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ। डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस का मतलब होता है द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या है? शीतल, प्रशांत और संगीता। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट कितना पाथ ट्रैवल करता है मूवमेंट के टाइम पे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उसका डिस्टेंस कवर्ड। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं शीतल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। शीतल ने सबसे पहले घर से निकली और संगीता के घर पे गई, तो वो डिस्टेंस हो गया 500 मीटर्स। उसके बाद में संगीता के घर से वो गई स्कूल तक, तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 500 मीटर्स प्लस 1200 मीटर्स, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय शीतल इज 1700 मीटर्स। अभी देखते हैं संगीता ने कितना डिस्टेंस कवर किया। संगीता घर से निकली और स्कूल को चली गई सीधे, और उसके बीच का डिस्टेंस है 1200 मीटर्स। तो संगीता ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 1200 मीटर्स। और प्रशांत ने कितना डिस्टेंस? प्रशांत अपने घर से निकला, शीतल और प्रशांत का एक ही घर है, और वहाँ से वो निकला एंड ही रीच द स्कूल, और वहाँ तक का डिस्टेंस है 1300 मीटर्स। तो वो इस तरह से उसने 1300 मीटर्स इतना डिस्टेंस कवर किया। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों के डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। अभी डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते वक्त हम लोग ये नहीं देखते कि इंसान कैसे चला है, हम लोग सिर्फ इतना ही देखते हैं कि उसका इनिशियल पोजीशन क्या है और उसका फाइनल पोजीशन क्या है, कहाँ से निकला है और कहाँ तक गया है। तो तो सबसे पहले देखते हैं शीतल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। अभी देखते हैं शीतल कहाँ से निकली। शी लेफ्ट फ्रॉम होम, और वो कहाँ तक पहुँची? शी रीच स्कूल। हम लोग नहीं देखेंगे कि वो कैसे गई, वो पहले संगीता के घर पे गई, ये नहीं देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे? इनिशियल और फाइनल। इनिशियल क्या है? हर हाउस, और फाइनल क्या है? स्कूल। तो वो घर से निकली और स्कूल तक पहुँची, और उसके बीच का डिस्टेंस कितना? उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, और स्ट्रेट डिस्टेंस कितना है? 1300 मीटर। तो शीतल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1300 मीटर। अभी देखते हैं संगीता का डिस्प्लेसमेंट। संगीता भी घर से निकली और सीधे स्कूल तक पहुंची। अभी स्कूल तक अगर वो सीधे पहुंची तो डिस्टेंस कितना हुआ? तो डिस्टेंस हो गया, तो इनिशियल पोजीशन क्या हुआ? संगीता का घर, और फाइनल पोजीशन क्या हुआ? उसका स्कूल। तो डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1200 मीटर्स, जो कि उसका डिस्टेंस भी उतना ही है क्योंकि उसने स्ट्रेट पाथ ट्रैवल किया ना। और प्रशांत घर से निकला और वो भी सीधे स्कूल में गया, तो उसका डिस्टेंस कवर कितना हुआ? डिस्टेंस कवर तो 1300 मीटर था, और अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो भी वो 1300 मीटर्स ही होगा। तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 1300 मीटर्स ही है। अभी और एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल स्कूल के टेक्स्ट बुक में दिया है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अभी देखते हैं, एक कार है। तो कार का एग्जांपल देखने से पहले ये ए वाला एग्जांपल देखेंगे, और ए वाले एग्जांपल में एक इंसान है, स्वराली नाम की एक लड़की है, जो एक सर्कुलर फील्ड है, एक गोल मैदान है, और उस मैदान के
मैदान का रेडियस है 100 मीटर्स, और इस 100 मीटर के मैदान में वो गोल एक राउंड ले रही है और ए पॉइंट से स्टार्ट कर रही है और वापस पूरा घूम के ए इसी पॉइंट पर वापस आ रही है। तो उसने कवर किया हुआ डिस्टेंस और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। अभी सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, वो बेचारी कितना चली, स्वराली कितना चली। अभी कितना चली होगी वो? ए से निकली और वापस ए तक पहुंची, मतलब पूरा सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल उसने ट्रैवल किया। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल के लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 2 पाई आर इज़ द फॉर्मूला फॉर सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। और इस सर्कल का रेडियस है 100, पाई का वैल्यू है 3.14, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 100, तो इसका आंसर होगा 628 मीटर्स। इसका मतलब है स्वराली कितना डिस्टेंस कवर किया? 628 मीटर्स। अभी हमें कैलकुलेट करना है उसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो हमें मिल गया 628 मीटर्स, लेकिन अभी कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस। अभी स्वराली का इनिशियल पोजीशन क्या है? ए से वो निकली थी और फाइनली कहाँ पर पहुंची? फाइनली शी रीच्ड ए अगेन, फाइनली ए पर ही पहुंची। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम ही है, तो इसका मतलब है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 है। अभी हम लोग इसको और एक एग्जांपल से भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे आपके मम्मी या पापा जो ऑफिस में जाते हैं, सुबह घर से निकलते हैं और ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में पूरा काम ख़त्म करके वापस घर पे ही आते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस केस में? इस केस में डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या है? घर, और फाइनल पोजीशन भी क्या है? घर ही है, तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। स्कूल के टेक्स्ट बुक में और एक एग्जांपल दिया है, बी वाला एग्जांपल। एक कार है जो पी पॉइंट से स्टार्ट करती है और क्यू तक जाती है और वापस क्यू तक ही आती है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब पहले दो तरीके से इसको देखते हैं। जैसे एक कार है वो P से Q तक जा रही है, तो उसका डिस्टेंस होगा 360 मीटर्स और डिस्प्लेसमेंट भी होगा 360 मीटर्स ही। लेकिन अगर वो P से निकल कर Q तक जाती है और Q से वापस P तक आती है, तो इस केस में उसका डिस्टेंस होगा 720 मीटर्स, क्योंकि उसने टोटल पाथ कितना ट्रैवल किया? एक बार गई और वापस आई, तो पाथ ट्रैवल भी 720 मीटर्स। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट है वो होगा 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस है वो 0 है। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है वो एग्जैक्टली पता चल गया है ये सारी एग्जांपल्स की मदद से। अभी हम लोग आगे की टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं और वो है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग बहुत सिंपल टर्म्स में, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में बहुत सिंपल वे में इसको डिफाइन किया है। स्पीड और वेलोसिटी को देखने से पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर किस टर्म्स में करते हैं, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है उसको सबसे पहले स्टडी करेंगे। अभी डिस्टेंस मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ द पाथ होता है और लेंथ मतलब बेसिकली वो लेंथ है, और लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग यूनिट इस्तेमाल करते हैं मीटर। मतलब ऐसा यूनिट टू मेजर लेंथ इज़ मीटर। लेंथ को या डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट है मीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी एक्चुअली लेंथ ही होता है, तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने का यूनिट भी मीटर ही है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बहुत छोटा है तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग सेंटीमीटर ये भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम लोग किलोमीटर्स ये यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट है मीटर या फिर सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर्स। ये मतलब यूनिट क्या है कि उसको मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी स्पीड एंड वेलोसिटी को एकदम सिंपल टर्म्स में हम लोग देखते हैं। अभी स्पीड और वेलोसिटी किस काम का है, हम क्यों कैलकुलेट करते हैं स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड या फिर वेलोसिटी। अभी देखिए ना, मैं विरार से नालासोपारा तक भाग रहा हूँ। मैं विरार से यहाँ से निकला और यहाँ से मैं नालासोपारा तक भाग रहा हूँ और मैंने कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया। इट टुक 30 मिनट्स। ये करने के लिए मुझे 30 मिनट लगे। लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे 30 मिनट लगे। और किसी और ने और कोई एक पर्सन है, उसका नाम ले लेते हैं, पी नाम का एक इंसान है,
और उसने भी ये डिस्टेंस, वो भाग रहा है विरार से नाला सुपारा, एंड ही टुक 1 hour टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अभी हम लोग ने सेम डिस्टेंस भागा है, हम लोग दोनों ने सेम डिस्टेंस भागा है, लेकिन कौन ज़्यादा इफ़िशियंट है ये कैसे पता चलेगा? वो पता चलने के लिए हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी डिस्टेंस तो दोनों ने सेम टाइम में कवर किया है, लेकिन टाइम दोनों को अलग अलग लगा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्पीड कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अभी देखिए कि जैसे मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 5 किलोमीटर्स और मुझे टाइम लगा है 30 मिनट्स, मतलब आधा घंटा, ऐसे हम लोग हाफ 0.5 इसको कंसिडर करेंगे। अभी मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 5 किलोमीटर्स और टाइम लगा है मुझे आधा घंटा। इसका मतलब है अगर स्पीड के फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करें तो मेरा स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। अभी देखिए ये बहुत आसान है। जैसे मैंने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है आधे घंटे में, अभी 10 किलोमीटर पर आवर। अभी आधे घंटे में अगर मैं 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ तो 1 hour पर आवर, 1 hour में मैं कितना डिस्टेंस कवर करूँगा? इन 1 hour आई विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ, ऑब्वियसली आधे घंटे में अगर 5 मिनट्स है तो 1 घंटे में मैं कितना करूँगा? 1 घंटे में करूँगा 10 किलोमीटर। तो मेरा स्पीड कितना हुआ? 10 किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरा पर्सन है पी ने डिस्टेंस कवर कितना किया? 5 किलोमीटर, उसको टाइम कितना लगा? 1 hour। अगर हम लोग स्पीड के फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 5 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम इज 1 hour। अगर ये डिवीजन करेंगे तो विल गेट द आंसर एज 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो पी पर्सन है उसका स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से अभी देखिए ना कि मैंने और जो दूसरा पर्सन है पी, हम दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया था, लेकिन ज़्यादा इफिशिएंट कौन है ये हमें कैसे पता चला? ज़्यादा इफिशिएंट मैं हूँ, ये कैसे पता चला? बाय कैलकुलेटिंग द स्पीड। तो इस तरह से स्पीड हमें मोशन कितनी जल्दी हो रहा है ये बताने के लिए काम आता है, ठीक है। तो जैसे मेरा स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और वो जो दूसरा इंसान है पी, उसका स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से स्पीड को कैलकुलेट किया जा सकता है। और स्पीड ये एक और इम्पॉर्टेंट, जैसे हम लोग ने अभी तक डिस्टेंस सीखा है, डिस्प्लेसमेंट सीखा है, उसी तरह से स्पीड और एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है जो हमें हेल्प करती है किसी भी मोशन को सीखने के लिए, या कोई भी मोशन किस तरह से हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी और एक टर्म है उसी तरह से वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी मतलब क्या है? वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जैसे स्पीड कैलकुलेट करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी लगभग दोनों का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा सिमिलर ही है, लेकिन वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करते हैं और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अभी हम लोग ये टेक्स्ट बुक में ये जो हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को सीखने के लिए जो एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल के बेसिस पर हर एक का स्पीड है वो कैलकुलेट किया है। तो वो एग्जांपल है, आप खुद रीड कीजिए और स्पीड और वेलोसिटी ये कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अभी हम लोग देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होंगे, उस यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं पहले। तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हम लोग को पता है कि डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग सेकंड इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो यूनिट फॉर स्पीड इज मीटर पर सेकंड, मीटर डिवाइड बाय सेकंड। और उसी तरह से वेलोसिटी में भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड, तो वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। दीज आर द SI यूनिट्स ऑफ द स्पीड एंड वेलोसिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को सीखने के लिए उन्होंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। एक रेस लगी है और उस रेस में अमर, अकबर और एंथनी ये तीनों रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और टाइम सुबह 5 बजे ये रेस शुरू होती है और 5 से 8 बजे तक ये रेस उनको ये करनी है। तो तीनों अपने कार में बैठे सुबह 5 बजे और हर आधे घंटे में टाइम है वो मेजर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अमर का मोशन को स्टडी करते हैं। ये टेबल में आप देख सकते हैं कि 5 से 5.5 मतलब आधे घंटे के पीरियड में, पहले आधे घंटे में अमर ने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अगले आधे घंटे में 5.5 से 6
उसने और 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। 6 से 6 to 6:30 उसने और 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। 6:30 to 7 o'clock उसने और 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। और मतलब इसका मतलब क्या है कि हर आधे घंटे में वो एकदम कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, हर आधे घंटे में वो 20 किलोमीटर इतना डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है। लेकिन हम अकबर का ये देखते हैं, अकबर का मोशन को स्टडी करते हैं। अकबर सबसे पहले सुबह तो पहले आधे घंटे में तो उसने 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। उसके अगले आधे घंटे में उसने 18 डिस्टेंस कवर किया। उसके आधे 6 से 6 to 6:30 उसने सिर्फ 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद में उसको लगा कि अरे बाप रे हम तो बहुत स्लो चल रहे थे। उसके अगले आधे घंटे में उसने लगभग 28 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अमर और अकबर के अगर मोशन को हम लोग कंपेयर करें तो अमर का मोशन कैसे है, हर आधे घंटे में वो बराबर 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन अकबर का ऐसा कुछ नहीं है, वो कितना भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। और मतलब उसका ऐसे तो इस तरह से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। जैसे यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन करता हूँ। वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अभी देखो ना, हर आधे घंटे में मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है अमर, तो इस तरह से अमर का मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अकबर के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हो गया और एक कॉन्सेप्ट जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन को अगर हम लोग एकदम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करने जाएंगे तो यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या है, हम लोग जब भी कोई भी टाइप का मोशन करते हैं, जैसे हम लोग जब भागते हैं या कार में से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो हमारा जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। एक ही वेलोसिटी से हम लोग कंटिन्यूसली नहीं चलते। हमारा वेलोसिटी कभी बढ़ता है तो कभी कम होता है, मतलब वेलोसिटी हमेशा चेंज होते रहता है। नॉर्मल मोशंस में वेलोसिटी हमेशा चेंज होते रहता है, और वो चेंज होने का रेट क्या है उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो समझिए कि जैसे मैं एक मोशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं एक यहाँ से एक पॉइंट से निकला और यहाँ से मैंने कवर किया 200 मीटर डिस्टेंस, और उसके लिए मुझे टाइम लगा 10 सेकेंड्स। मुझे 200 मीटर्स इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने को टाइम लगा 10 सेकेंड्स। तो अभी इसका मतलब क्या है, जब शुरुआत मैंने किया तो मैं रेस्ट में था, तो मेरा स्पीड कितना था, 0 था। ऑब्वियसली एनी ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो तो उसका स्पीड 0 मीटर पर से, उसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन जब मैं 200 मीटर इतने डिस्टेंस पे पहुंचा, उसको मुझे टाइम कितना लगा, इट टुक 10 सेकेंड्स। तो इसका मतलब है कि जब मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ तो मेरा वेलोसिटी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर्स डिवाइड बाय टाइम है 10 सेकेंड्स, तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब मेरा वेलोसिटी 0 से लेकर 20 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा है इन 10 सेकेंड्स। तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो मेरा इस केस में फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, मेरा इनिशियल वेलोसिटी है 0 और मुझे टाइम लगा है 10 सेकेंड्स। तो इसका मतलब है मेरा एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का और एक मतलब होता है 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है मेरा वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है बाय द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब मेरा वेलोसिटी हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है। ठीक है, अभी है पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब जब वेलोसिटी बढ़ता है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। जब वेलोसिटी कम होता है, जैसे ब्रेक सप्लाई होते हैं, तो वेलोसिटी का वैल्यू निगेटिव होता है, उसे निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और तीसरा है जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है कि जब वेलोसिटी बढ़ भी नहीं रहा है और कम भी नहीं हो रहा है, मतलब एक ही कंटिन्यूस वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसे जीरो एक्सेलरेशन कहते हैं।